तो हम लोग जिस सेक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक विधा है, एक डिसिप्लिन है। तो इस विधा को ठीक से पढ़ना और समझना होगा। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इतिहास में हम लोग एक काल के अंदर, एक देश के अंदर वहां के लोगों की जीवन दशा और दिशा पढ़ते हैं। और यदि आप जीवन की दशा पढ़ना चाहते हो तो आप उनके इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटी, गवर्नेंस की पढ़ाई करते हो। जब आप इन सबों की पढ़ाई करते हो इतिहास के अंदर, तो इसके पहले कि आप इतिहास के किसी भी काल का अध्ययन करने जाओ, किसी भी देश का अध्ययन करने जाओ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम इकोनॉमी में यदि पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम यदि सोसाइटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे, कल्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी गवर्नेंस में हम क्या पढ़ेंगे। यदि आपको ये मालूम है उसके बाद टॉपिक के अंदर उतरेंगे तो आप कुछ खोजने के लिए उतरेंगे। जो मिलेगा वो आपकी खोज की तरह हो, तो उसमें रुचि भी रहेगी, वो आपको याद भी रहेगा और जरूरत पड़ने के बाद आप उसका उपयोग भी कर पाओगे। इसके उलट यदि आप ये नहीं जानते हो कि समाज में क्या पढ़ा जाता, संस्कृति में क्या पढ़ा जाता, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ा जाता, उसके जाने बिना ही जब किसी टॉपिक में उतरते हो, किसी भी एक देश के, किसी भी एक काल के इतिहास को पढ़ने के लिए, तो आपको जितनी भी चीजें मिल रही है उनमें से किसी की भी खोज नहीं थी आपको। वो मिल रहा है अपरिचित की तरह, वो मिल रहा है अरुचिकर की तरह, वो मिल रहा है आपके सामने में फैक्ट की तरह, एक ऐसे फैक्ट की तरह जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इतिहास आपको बोझिल लगेगा, तथ्यों से बिल्कुल भरा पटा हुआ लगेगा और उन तथ्यों को याद करने के लिए आपका दिमाग मजबूर हो जाएगा और याद करके कुछ ही दिनों में भूल जाओगे, बार बार याद करोगे, भूलते जाओगे। चैनल बदल दो, सबसे पहले पढ़ो कि सोसाइटी में क्या पढ़ा जाता, जो मैंने कल डिटेल में आपको बताया। इकोनॉमी में क्या पढ़ा जाता, इसका डिटेल मैंने परसों बताया। फिर आपने देखा कि मैंने इकोनॉमी के अंदर एक विशेष पहलू उठाया, ट्रेड, और ट्रेड में क्या पढ़ा जाता उसका डिटेल बता दिया। फिर आपको मैंने बताया कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। यदि ये समझ जाओगे और तुमको यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा गुप्त काल के समाज के ऊपर, मुगल काल के समाज के ऊपर, तो तुम बढ़िया से डिफाइन कर पाओगे। अब तुम्हारे सामने में से तो सिर्फ इतना ही टास्क रहता है कि मुगल काल के समाज के बारे में कुछ पढ़ भी ले। मुगल काल के समाज के बारे में कुछ भी पढ़ना है, 4-5 पेज का अध्ययन काफी होगा। हम एक दिन क्लास में पढ़ाएंगे वो सफिशियंट होगा। लेकिन यदि तुम्हारे दिमाग में वो फ्रेम ही नहीं है, क्वेश्चन आ गया मुगल काल के समाज की दशा दिशा के ऊपर प्रकाश डाले, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद यू नो एवरीथिंग। वुमेन के कंडीशन के बारे में 5 फैक्ट्स मालूम है, किसान के बारे में 5 फैक्ट्स मालूम है, गांव नगर के बारे में 4-5 फैक्ट्स मालूम है, तुमको उनके समाज के स्तरीकरण के बारे में भी 4-5 फैक्ट्स मालूम है। तुम ये जान रहे हो कि वहां वर्किंग क्लास कैसा है, बट तुम ये नहीं जान रहे हो कि सोसाइटी के अंदर हमें कौन कौन से बिंदु पर फोकस करके उत्तर गढ़ना है।
तुमसे यदि फैक्ट पूछा जाए ना तो तुम फैक्ट बोल दोगे, तुम 20-25 फैक्ट बोल दोगे, बट तुम ये नहीं बता पाओगे कि आंसर करना है तो सोसाइटी के कौन से 5-6 बिंदुओं के माध्यम से आंसर करना है। क्वेश्चन आया गुप्त काल में आम जनजीवन की दशा के ऊपर प्रकाश डाले, तो आम जनजीवन की दशा जब लिखना है तो हम उसमें क्या लिखेंगे? आम जनजीवन की दशा के अंतर्गत बात निकल कर आई कि हम किसान की दशा लिखेंगे कि नहीं, दास्ता की दशा लिखेंगे कि नहीं, दास्ता के साथ ही मजदूर की दशा लिखेंगे कि नहीं, महिलाओं की दशा लिखेंगे कि नहीं, और हिंदुस्तान का समाज जातीय समाज है तो जातीय आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी दशा लिखेंगे कि नहीं, उसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी का शिकार लोग आते हैं उनकी दशा लिखेंगे कि नहीं। हो गया ना आम जनजीवन की दशा। यदि तुमको ये मालूम है तब तुमको इनके बारे में 2-3 4-4 तथ्य मालूम होने चाहिए, बल्कि यदि तुमको तथ्य नहीं मालूम है तो तुम क्या करोगे? तथ्यों के प्रति तुम्हारा क्या होगा एटीट्यूड, वो इस पर डिपेंड करता है कि तथ्य और तुम्हारे बीच का संबंध क्या है। जब तुम तथ्य खोज नहीं रहे हो, तथ्य मिल जाएंगे, वो तुम्हें परेशान करेंगे, और तथ्य खोज रहे हो और नहीं मिल रहे हैं तो तुम परेशान रहोगे कि तथ्य नहीं है। क्योंकि आम जनजीवन की दशा लिखने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन उन पॉइंट्स को कवर करने के लिए मुझे कुछ तथ्य भी तो चाहिए। अब उस तथ्य की तुम खोज कर रहे हो तो तथ्य तो दाएं बाएं भी रहेगा तो तुम हाथ बढ़ा के पकड़ लोगे, है कि नहीं? तो तथ्यों के प्रति तुम्हारे एटीट्यूड से डिसाइड होता है कि तुमको इतिहास पढ़ने में कितना मजा आएगा, और वो एटीट्यूड डिसाइड करना यदि चाहते हो तो इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लो कि बिना समाज को समझे तथ्य और समाज को समझने के बाद तथ्य, कितना अंतर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया कि मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल के बीच में महिलाओं की दशा। समाज ओवरऑल हमने पढ़ा, अब समाज के अंदर एक मुद्दा है महिला की दशा, या समाज के अंदर एक मुद्दा है आम जनजीवन की दशा। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन इतना ही नहीं आ जाएगा ना, समाज की दशा, समाज के अंदर जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड मिलके बनाता है इकोनॉमी, उसके अंतर्गत और गहराई में जाओ तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था, बैंकिंग अर्थव्यवस्था, हुंडी, इन सब पर ही क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी तरीके से सोसाइटी के अंतर्गत आम जनजीवन की दशा, महिला की दशा, कृषकों की दशा, दास की अवस्था, इनके ऊपर ही क्वेश्चन बन जाता है। तो यदि तुमसे कोई पूछेगा कि महिला की दशा के ऊपर प्रकाश डालें, तो तुम पहले मौर्य काल की महिला के बारे में पढ़ना ठीक मानोगे, मौर्योत्तर काल या गुप्त काल की महिला, या कि पूर्व मध्यकाल राजपूत काल की महिला, या कि दिल्ली सल्तनत या मुगल काल की महिला की दशा के बारे में पढ़ना ठीक समझते हो? कि ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महिला की दशा को पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ना होता है। बोलो महिला की दशा को यदि पढ़ना चाहते हो तो क्या पढ़ना होता है, ये पहले जान लो, उसके बाद तुम किसी भी काल की महिला की दशा को पढ़ लेना। समाज ओवरऑल तो एक अलग मुद्दा है ना, अब समाज के अंदर महिला की दशा, तो महिला की दशा की अभिव्यक्ति करना चाहते हो तो कौन कौन से बिंदुओं के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होगी, पॉइंट्स यदि तुमको मालूम हो ना तो तुम ये कह सकते हो कि देखो महिला की दशा यदि हम दिखाना चाहते हैं तो हमको ये बात कहना पड़ेगा कि जब माता गर्भ धारण करती हैं, एक शिशु को जन्म मिलने वाला होता है, तो सबसे पहली यह चेतना उपजती है कि हमको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए। ज्यादातर मामले में आप देखोगे कि पुत्र रत्न की कामना है, यानी कि पुत्री एक अवांछित संतान बन जाती है, एक वो संतान जिसकी हमें कामना ही नहीं थी। जब वो अवांछित संतान बन जाती है तो वह उपेक्षित संतान तो अपने आप हो जाएगी। वांछित संतान
बहुत लाड़ प्यार से पाली जाएगी, और अवांछित संतान उपेक्षित संतान हो जाएगी। फिर क्यों हमें पुत्र रत्न ही क्यों चाहिए? तो उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। जैसे तुमने कल पूछा कि समाज को प्रभावित करने वाले कारक भी तो होंगे, तो पुत्र रत्न ही क्यों चाहिए? क्योंकि सामाजिक नियम है कि वंश का जो वृक्ष है वो पुत्र से आगे बढ़ेगा, तो पुत्र रत्न चाहिए। हम मरेंगे तो मुखाग्नि पुत्र देगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो इसके लिए पुत्र ही चाहिए। और पुत्र है नहीं तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा। जो हमारी पत्नी है उनसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो दूसरी शादी होगी, तीसरी शादी होगी, अब यहां से बहुविवाह भी आएगा। और यदि स्त्री बेटा को जन्म नहीं दे पा रही हैं तो उनको इसके लिए शिकायतें और ताना भी सुनना पड़ेगा। और मेडिकल साइंस का ज्ञान उस समय कमजोर है, उनको ये नहीं पता है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का भी कुछ मामला होता है। हो सकता है कोई डेफिशिएंसी पुरुष में ही हो, लेकिन आरोप महिला पे लग रहा है। फिर तुम ये देखोगे कि जब पुत्र की प्राप्ति की बात हुई, पुत्र की प्राप्ति इसलिए भी चाहिए क्योंकि सोसाइटी में युद्ध है, इनसिक्योरिटीज हैं, इनसिक्योरिटीज फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस हैं। तो सिक्योरिटी के लिए चिंतित समाज को बाहुबल से मजबूत संतान चाहिए, उसको संस्कार से संपन्न, विवेक से संपन्न, जनता, सच्चरित्रता, सेवा, ममता आदि भावों से संपन्न संतान नहीं चाहिए। उसे भुजबल से मजबूत वो संतान चाहिए जो मुकाबला कर सके। उन्हें लगता है कि बेटी तो जिम्मेदारी हो जाएगी और बेटा एक हथियार हो जाएगा। तो सोसाइटी के अंदर कई प्रकार की जरूरतें होती हैं जिसके कारण उनको लगता है कि नहीं बेटा ठीक है। बाहर से हमले हो रहे हैं, हमले में बार बार कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, और हार जाते हैं तो आपके घर के जो लेडी मेंबर्स हैं उनके साथ में अत्याचार होता है, लड़कियां उठा के ले जाते हैं लोग, तो मान सम्मान गिरा, तो बेटा चाहिए। लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, होश संभालने के बाद उनकी पसंद नापसंद शुरू हो जाएगी, वो कहीं दूसरे वर्ण के लड़के से शादी न कर ले, दूसरी जाति के लड़के से शादी न कर ले, तो हमारी इज्जत का क्या होगा, कुल खानदान की प्रतिष्ठा का क्या होगा? तो बाल विवाह कर दो। इसके पहले कि तुम होश संभालो तुमको ये मालूम हो कि वो तुम्हारा पति है। बाल विवाह कैसे हो सकता है? तो बाल विवाह को मजबूत करने के लिए फिर उसको धर्म का सहारा दे दो। धर्म का सहारा देने की कहानी मैंने कल बताया था कि यदि 12 वर्ष से कम अवस्था में शादी नहीं की गई तो एक लड़की एक मां बन सकती थी, और उसके मां बन सकने की संभावना को तुमने बाधित कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुमने एक संतान की हत्या कर दी, और उस संतान की हत्या का दोष किसी न किसी ऊपर तो जाएगा, उसको सजा मिलेगी। सजा किसको मिलेगी? तो गार्जियन को मिलेगी, और सजा ये मिलेगी कि उसको नरक की प्राप्ति होगी। तो बाप नरक जाए, उससे बढ़िया बेटी को नरक भेज दो, बाल विवाह करा दो उसकी। बात समझ में आई? तो समाज में महिला की दशा को लिखना है तो देखो, उपेक्षित संतान, बाल विवाह, फिर क्या होता है? लड़कियों की शिक्षा। हम ये देख रहे हैं कि हमारे समाज में शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार समझते हो? यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है। उपनयन, यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार होने के बाद फिर लड़के जाते थे गुरु आश्रम में शिक्षा हासिल करने के लिए, और लड़कियों को यज्ञोपवीत संस्कार से दूर रखा गया।
क्योंकि उनको शिक्षा के लिए गुरु आश्रम जाना ही नहीं है। वहीं पर वो भेदभाव का शिकार हो गई। फिर उनको यह कह दिया गया है कि तुमको यदि शिक्षा लेना भी है तो कौन सी शिक्षा लेना है, तो तुम महाकाव्य पढ़ो, तुमको धर्म के आदर्शों का कुछ ज्ञान हो जाएगा, उसी से तुमको आचरण के नियमों का पता चलेगा, उसका पालन करना है तुम्हें। तुम पुराण पढ़ो, तुम धर्मशास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, दर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, राज्य के शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सब में तुम्हारी भूमिका ही नहीं है। दैट इज नन ऑफ योर जॉब। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली परिवार चलाना है, किसी की पत्नी होना है, बच्चे को जन्म देना है, उनका पालन पोषण करना है, और इस क्रम में आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी, आदर्श मां, यही सब बनना है तुमको। और इसके लिए क्या क्या नियम विधान एक महिला को फॉलो करना है वो तुम जानो। तुमको संयम सीखना है, तुमको धैर्य सीखना है, तुमको सेवा सीखना है, और इन सब के बाद तुमको श्रृंगार सीखना है, ताकि तुम पुरुष के सौंदर्य की ख्वाहिश की पूर्ति करो। तुम्हें यह नहीं सीखना कि देश कैसे चलेगा, तुम्हें यह नहीं सीखना कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। यह सब काम पुरुष का है। तो शिक्षा में स्त्रियों के लिए ये सब शिक्षाएं मात्र हैं, इसीलिए उनके लिए गुरु आश्रम में जाना जरूरी नहीं है, और इसीलिए उनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। और उसके बाद कह दिया जाता है कि तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है। हमने ज्ञान लेने नहीं दिया और हमने अज्ञानी कहा। समझ गए? तो ये मुद्दे हैं। उसके बाद फिर शादी होती है, तो शादी में एक तो मैंने कहा कि बाल विवाह है, एक समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि स्त्री और पुरुष के बीच में 4 गुना एज का अंतर हो सकता है। पुरुष का 4 गुना हो सकता है, स्त्री का 4 गुना नहीं हो सकता है। स्त्री तो अपने से कम उम्र की लड़की से प्रेम करती है, ये तो अनर्थ वाली बात है। पुरुष करता है, हाँ, ये तो नॉर्मल बात है। 4 गुना का फर्क गलत है। उसके साथ जो दूसरी बात ज्यादा गलत है वो ये कि पुरुष ही 4 गुना एज का हो सकता है, महिला नहीं हो सकती। और उसके बाद बहुविवाह, वो जो 4 गुना वाले चाचा जी हैं, उनकी हमारे अलावे और कई शादियां हो सकती है। और तुम सोचो, उस समय का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम ही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, और 4 गुना का एज है। 12 साल की लड़की, 48 साल के अंकल, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम, और इस बार सर्दी ज्यादा हो गई तो लड़की विधवा हो जाएगी। इसके पहले कि वो होश संभाले विधवा। और मान लीजिए कि वो जो अंकल जी थे वो बहुत जिबट वाले थे, सर्दी में सरवाइव कर गए, तो गर्मी, इंडिया में तो गर्मी भी जोरदार होती है ना, तो सर्दी गर्मी 1-2 सीजन के अंदर वो तो निपट ही जाएंगे, और लड़कियां हो जाएंगी सब विधवा। और विधवा हो जाएंगी कौन से एज में? 12 साल के एज में। तो वो बाल विधवा हो गई। बाल विधवा की फिर शादी नहीं होगी, विधवा का पुनर्विवाह होता नहीं है। यही तो मुद्दे देखने हैं ना, महिला की दशा के मुद्दे को देखोगे तो। और जब तक कि पति पत्नी जिंदा है तब तक पति परमेश्वर है, और जब मर गया तो पति चूंकि परमेश्वर था और परमेश्वर मर गया तो तुमको फिर वही परमेश्वर चाहिए, तो तुम उसी परमेश्वर के मृत शरीर के साथ में जल के राख हो जाओ, सती हो जाओ। एक नई प्रथा आ गई। यदि तुम सती हो गई तो सबसे महान महिला हो। तो महान महिला कौन है? जो बाल विवाह कर ले। और महान महिला कौन है? वो पति जब तक जीवित है तब तक उसे परमेश्वर माने,
और पति मर गया तो उसकी चिता के साथ में जल जाए, और यदि न जली, सती नहीं हुई, तो अब वो सेकंड ग्रेड की महान महिला होगी। वो होगी जो बहुत सात्विक जीवन जिए, वो सादे कपड़े पहने, सफेद कपड़ा पहने, बाल मुंडवाले, वो श्रृंगार वगैरह से दूर रहे, उत्सव से दूर रहे, धार्मिक क्रिया मात्र करे, साधारण भोजन करे, माने कुल मिलाकर सात्विक जीवन, सादा जीवन। और वो महिला कम एज की है, युवा है, सुंदर है, अपने घर वालों के लिए बोझ है और बाहर वालों के लिए अवसर है। कठिनाइयां कितनी बढ़ गई। घर वाले उसे अपनी शादी में दूर रखते हैं, अशुभ है ये। तो कुल मिलाकर देखो कि उनकी जिंदगी कितनी कठिन हो जाती। अब इसके आगे बढ़कर देखो कि स्त्रियों की सार्वजनिक भूमिका क्या होगी। राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं, प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं। राजा की बेटी है तो वो अलग कहानी है कि कई दफा ऐसा होता है ना कि राजा मर गया, बेटा नहीं है, तो पत्नी ने गद्दी संभाल लिया, क्योंकि वंश की गद्दी संभालना तो है किसको। बेटा छोटा है तो बेटा बड़ा होगा तब बेटा को गद्दी मिल जाएगी। स्त्री गर्भवती है तो गर्भ से जो शिशु निकलेगा वो गद्दी संभाल लेगा, तब तक मां उसकी केयर टेकर मात्र हो जाती है। वो तो हमारे यहां देखोगे कि लालू जी जेल जा रहे थे तो राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर हो गई थी। तो इसको आप वुमन एम्पावरमेंट नहीं कर सकते। वुमन एम्पावरमेंट आप कह सकते हैं जब कोई ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हो सकती है। आप वुमन एम्पावरमेंट कर सकते हैं यदि कोई मायावती चीफ मिनिस्टर हो जाती है। आप वुमन एम्पावरमेंट कर सकते हैं कोई सुषमा स्वराज उठ जाती हैं। यदि इस तरीके की कोई महिला उठ के आ जाती है तो आप उनको वुमन एम्पावरमेंट का प्रतीक मान सकते हैं। ऐसे कई सारी महिलाएं हैं जो उठ के आई हैं, लेकिन पति की गद्दी संभालने के लिए आप आए हैं तो इसको वुमन एम्पावरमेंट का उदाहरण हम नहीं कर सकते। जैसे अभी हेमंत सोरेन की पत्नी संभाल रही हैं, तो हेमंत सोरेन की पत्नी इसलिए संभाल रही है क्योंकि हेमंत जी जेल में है, तो उनका संभाल रही हैं, तो उसको हम वुमन एम्पावरमेंट का उदाहरण नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्राचीन काल में, मध्यकाल में होता था कि राजा मर जाते थे तो उनकी पत्नी गद्दी संभाल लेती थी। इसीलिए नहीं कि राजा के बाद सबसे ज्यादा काबिल वही है, इसलिए कि गद्दी राजा के बेटा को मिलनी चाहिए, बेटा भी बच्चा है। तो ऑफिशियली राजा बच्चा ही है, लेकिन मां उसकी संरक्षिका मात्र है। खैर, अब इसके बाद फिर देखोगे तुम कि संपत्ति का अधिकार उनके पास नहीं है। पैतृक संपत्ति किसको मिलेगी? पुत्र को। बेटी को क्या? तो बेटी को शादी कर देंगे किसी के घर में, अब वो संभाल के रखेगा, वो उसका ख्याल रखेगा। वहां भी गई वो स्त्री तो पति संपत्ति का मालिक है। वो पति के अच्छा होने के बाद अच्छा जीवन जिएगी, पति के बुरा होने के बाद बुरा जीवन जिएगी। और गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि पराधीन सपने हो सुख नहीं। जब आप पराधीन होते हैं ना तो सुख तो सपने में भी मत सोचिए। और इसलिए मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग टैलेंटेड लोग हो, लड़कियों को विशेष तौर पर बोल रहा हूं, टैलेंटेड हो, सक्षम हो। ईश्वर करे कि तुम सबकी शादी हो, बहुत अच्छा घर मिले, परिवार मिले, सब कुछ अच्छा मिले। लेकिन आई डोंट बिलीव कि तुम्हें अपनी खुशियां अपने परिवार, अपने पति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो भाग्य है, भाग्य का सम्मान करो। भगवान ने जो दिया उसका सम्मान करो, उससे संभालो, संवारो, लेकिन खुद के पांव पे खड़ा होने का निर्णय रखो। ईश्वर ने तुमको यदि अच्छा पति दिया
अच्छा परिवार दिया तो ईश्वर ने ही तुमको ब्रेन भी दिया है ना, ईश्वर ने ही तुमको सामर्थ्य भी दिया है ना। तो उनके द्वारा दिए गए सामर्थ्य का यदि इस्तेमाल नहीं करो तो ईश्वर भी ख्याल नहीं करेंगे। पराधीन सपने हो सुख नहीं, अपने ऊपर निर्भर करो। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम यदि आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हम परिवार को ही नहीं देखेंगे। हम भटके हुए एम्पावरमेंट को रचनात्मक नहीं कर सकते। एम्पावरमेंट वो होता है कि जिसके अंदर पावर हो, पावर उसके बाहर बार बार दिखे नहीं। शालीनता और शक्ति के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। सृजन धर्मिता और सशक्तिकरण में कोई अंतर विरोध नहीं है। सेवा और शक्ति में कोई अंतर विरोध नहीं है। झुक जाने को हमेशा हार जाना नहीं कहते, निभाना पड़ता है। सबको सबसे निभाना पड़ता है। निभाने के लिए जरूरत पड़े तो झुक गए तो इसको हम कमजोरी नहीं कहेंगे, लेकिन झुकना सिर्फ तुमको पड़ेगा क्योंकि तुम स्त्री हो। ये नहीं होना चाहिए और ये होगा ही होगा। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें इससे नहीं बचा सकती सिवाय तुम्हारे। नहीं तो तुम्हारे ऊपर हजारों साल से एक व्यवस्था थोपी गई है कि जब तुम कम उम्र की हो तो जो पिता कहें वो सही, जब बड़े उम्र की हो जाओगी तो जो पति कहें वो सही, और जब और बड़े उम्र की हो जाओगी तो जो पुत्र कहे वो सही। क्योंकि मान्यता यह है, धर्मशास्त्र की मान्यता यह है, मनु की मान्यता यह है कि तुम विवेकशील नहीं हो। और विवेक कहां से आएगा तुम्हारे अंदर? तुमने वेद नहीं पढ़ा है। वेद तुम पढ़ते कैसे? तुमको पढ़ने नहीं दिया गया। हम ही ने पढ़ने नहीं दिया और हम ही ने कहा कि तुमने पढ़ा नहीं, और चूंकि तुमने पढ़ा नहीं तो विवेक तुम्हारे अंदर आया नहीं। और इसलिए तुमको वो पोजीशन नहीं मिलेगा जिसमें डिसीजन लिया जाता है। यू कैनॉट बी अ गार्जियन। तुम केयर टेकर हो सकती हो लेकिन निर्णायक नहीं हो सकती। निर्णय किसी और का होगा, तुम्हारी अवस्था अधीनता की होगी। और यह हजारों साल तक का चलता हुआ सिस्टम है। आपको यह बात समझ में आ रही है कि महिला की दशा में यही सब लिखना होता? यदि हम महिला की दशा के ऊपर क्या लिखना चाहिए के पॉइंट्स को जानते हैं, फिर किसी भी काल का, किसी भी देश का इतिहास पढ़ते हैं, तो पॉइंट्स पहले से ही मालूम है कि इन्हीं बिंदुओं के आसपास लिखना है। फैक्ट उसके बाद आ जाएंगे। तो यदि मैं एक झलक में फिर से रिवाइज करूं तो हमें क्या लिखना है? संतान के जन्म के समय से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री एक वांछित संतान है कि अवांछित संतान है। उस समय जब अवांछित संतान होती थी तो क्या होता था? उपेक्षा होती थी। एक आध जगह ऐसा भी हुआ कि उपेक्षा इस हद तक बढ़ी कि उसको घूटी पिला के मार ही दिया गया। आप लोग जानते हैं राजस्थान में इस तरीके की व्यवस्था चलती थी पूर्व मध्यकाल के दौरान, राजपूत शासकों के काल में, कि घूटी पिला के बच्ची को मार दिया जाता था, कुछ जहर वगैरह पिला के। और इसके ऊपर अंतिम रूप से रोक तब लगी जब ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून बनाया गया। वुमन इन्फेंटिसाइड को रोकने का कानून बनाया गया। क्या भाई, मेरे बात इतनी भर की है कि पूरे भारत के अंदर उसको गैर कानूनी घोषित किया गया। उसमें से कई राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने कई दफा कानून बनाकर किसी किसी बुराई को रोकने का प्रयास किया है। सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी कई राजाओं ने किया है, मुगलों ने भी किया है, मराठों ने भी किया है। लेकिन
अंतिम रूप से अखिल भारतीय स्तर पर उसकी विदाई होती है तब, जबकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वुमन इन्फेंटिसाइड को रोकने का कानून बनाया। मूल प्रश्न क्या है बेटा? उपेक्षा से आगे बढ़ो तो हत्या, क्योंकि तुम वंचित नहीं हो ना। और उसके आगे तुम आज के डेट में देखो तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में जो शिशु है वो स्त्री है कि पुरुष है, तो हम गर्भ में ही मार देने की कोशिश करते हैं। आज के डेट में कानून है, कानून कठोर भी है, लेकिन कोशिशें फिर भी जारी है। वो तो डॉक्टर और माता पिता के बीच का कंसेंट हो जाता है, डॉक्टर इसके बदले में पैसा कमाता है और शिशु की हत्या हो जाती है। टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है तो हमारी हत्या की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। जन्म देने के बाद मारने से पहले इंतजाम कर दो। लेकिन मूल बात यह है कि देखो तो अभी भी वो जो सेंटिमेंट है उसकी कंटिन्यूटी कुछ हद तक नजर आएगी तुमको। तो एक पॉइंट समझ में आ गया, उपेक्षित संतान, और उपेक्षित संतान होने के कारण कितनी समस्याएं हैं। दूसरा पॉइंट कि संतान हमें पुत्र ही चाहिए, क्यों? उसके पॉइंट मैंने बताया था कि वंश वृक्ष पुत्र रत्न से चलना है, तो मुखाग्नि पुत्र देगा तो सिक्योरिटी पुत्र देगा, बेटी तो लाइबिलिटी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। दूसरी समस्या क्या है कि संतान के जन्म होने के बाद फिर समाज में पुरुष और स्त्री दो संतानें हैं, तो उनके बीच में हम तुलना करके देखेंगे कि पुरुष संतान के सापेक्ष स्त्री संतान की क्या दशा है। तो हम देखते हैं कि कई तरह के संस्कार हैं जो हिंदू समाज के अंतर्गत लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। 16 संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रचलित है। उनमें से प्राय हर संस्कार में पुरुष की प्रधानता है। हम अब सारे संस्कार की बात नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो एक प्रोमिनेंट संस्कार है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार से भी पहले एक संस्कार होता है मुंडन संस्कार। आप देखोगे कि मुंडन एक उत्सव है, लेकिन मुंडन किसका होता है? बेटे का होता है कि बेटी का होता है कि दोनों का होता है? सिर्फ बेटे का होता है, बेटी का होता ही नहीं। हालांकि कम एज में मुंडन हो तो ठीक है, ज्यादा एज में जो मुंडन होता है तो मुंडन में पता नहीं लड़कियां पसंद भी नहीं करेंगी पसंद करने लायक भी चीज नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बेटा ये नहीं है कि तुम पसंद करते हो कि नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये फैशन को लेकर नहीं है, संस्कार है ना। संस्कार जब भी होता है तो आप व्यवस्था के केंद्र में होते हैं, केंद्र में पुरुष है, स्त्री नहीं है। और ये यज्ञोपवीत संस्कार तो वो संस्कार है जिसमें ये बात कही जा रही है कि अब तक तुम बाल्यावस्था में थे, अब तक तुम सिर्फ माता पिता की संतान थे, 10 कमियां क्षमा योग्य हैं। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो तो अब तुमको संस्कार दिया जाएगा, तुमको गुरु के ओर से दीक्षा दी गई है कि आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ माता पिता की संतान नहीं हो, सवित्री की संतान हो गए हो। और सवित्री की संतान होने की हैसियत से अब तुम्हें न सिर्फ सत्य और नीति का पालन करना है, बल्कि उसका पोषण भी करना है, उसका संरक्षण भी करना है। और इस मामले में और गहन ज्ञान हासिल करने के लिए अब तुम गुरु के आश्रम में जाओ। यहीं से गुरु आश्रम की ओर यात्रा शुरू होती है। पहले यज्ञोपवीत संस्कार और फिर शिक्षा संस्कार, और दोनों ही जगह पे पुरुष हैं, महिला कहीं नहीं। महिला अपने भाइयों के मुंडन में और उसके उपनयन में और उसके शिक्षण संस्कार में सिर्फ उनके भाग्य को देखकर खुश हो सकती हैं, अपने भाग्य को देखने का हक ही नहीं उनको। तो फिर देख लो भेदभाव। उसके बाद फिर शिक्षा संस्कार खत्म होता है, फिर विवाह संस्कार की शुरुआत होती है।
पुरुष शिक्षा लेकर आएंगे तो उनका विवाह होगा। महिलाओं का तो बाल विवाह ही हो जाएगा। ऊपर से विवाह के अंदर दूसरी समस्या बहु विवाह हो जाएगा। तीसरी समस्या एज गैप बहुत ज्यादा होगा। चौथी समस्या पति परमेश्वर होता है। पांचवी समस्या पति मर गया तो सती हो जाओ, और सती नहीं हुए तो सात्विक रहो। सात्विक रहना सम्मान नहीं दिला रहा है तुमको, क्योंकि तुम अपशकुन हो, तुम्हारा पति मर गया है। सात्विक तो साधु भी रहते हैं, सब उनका चरण छूते हैं। वो किसी के शादी ब्याह के अवसर पर चले जाए तो लोग भाग्य मानते हैं। एक विधवा नजर आ गई, अरे वो तो विधवा है, दूर करो, अपशकुन है, वो लड़की विधवा हो जाएगी तो दूर करो उसको। यहां पर भेद दिखाई दिया तुमको। यहां तक कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आपके प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार के लिए पुरुष जाता है, महिलाएं नहीं जाती। नियम यही है कि महिलाएं नहीं जाती हैं। तुम बॉलीवुड को देखकर भारतीय समाज की परंपरा ना समझो। तुम गांव में देखी होगी कि पुरुष जाते हैं स्मशान घाट तक, महिलाएं नहीं जाती, उन्हें जाना अलाउड ही नहीं। एक स्टोरी है इंडियन सिनेमा की, एक चादर मैली सी फिल्म बनाई गई थी। एक चादर मैली सी फिल्म के अंदर हेमा मालिनी ने अपने पिता की या अपनी मां की, मैं कंफर्म नहीं हूं, उनका दाह संस्कार किया था। इसे हिंदू परंपरा के इतना विरुद्ध माना गया कि फिल्म जब रिलीज हुई तो सिनेमा हॉल के ऊपर पत्थर बरसाए गए, विरोध प्रदर्शन हुआ और फिल्म को रोकना पड़ा। ये कौन सी फिल्म आप बना रहे हैं हिंदू परंपरा के विरुद्ध? हालांकि समाज इतना फिक्स्ड नहीं है, समाज बदलता रहता है, समाज बदलता रहता है। आगे चलकर ऐसी और भी फिल्में बनी हैं जिन फिल्मों के अंतर्गत देखा गया है कि स्त्री संतान ने अपने पिता या अपनी माता का संस्कार किया है, और अब सोसाइटी इसे उस नजरिए से नहीं देख रहा है। सोसाइटी इसको बर्दाश्त कर ले रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, स्वागत नहीं कर रहा है। अभी बहुत कम ऐसे केसेस हैं हिंदुस्तान के समाज में, हिंदू समाज में, जहां की बेटियां संस्कार कर रही हैं, बहुत रेयर केस में। मूल कॉन्सेप्ट वही है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये धर्मशास्त्रों ने लिखा। तो धर्म समाज को बनाता है ना, प्रभावित करता है ना, विचारों को प्रभावित करता है। अब इसके आगे बढ़कर देखो तो कहानी ये निकल कर आई कि स्त्री और पुरुष के जीवन को शेप देने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका अर्थ संपन्न होना। अर्थ संपन्न माने इकोनॉमिकली कैपेबल होना। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की बात यदि करो तो वुमन की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। बहुत ही लिमिटेड है का मतलब क्या है? उनको स्त्री धन मिलता था। स्त्री धन का मतलब क्या होता है? स्त्री धन का मतलब होता है कि विवाह के वक्त में जो उपहार मिलता है, नहीं दहेज नहीं, दहेज अलग चीज है। दहेज स्त्री को कहां मिलता है? दहेज एक बुराई है। दहेज के लिए कोई नियम किताब में नहीं लिखा हुआ है। दहेज समाज में प्रचलित एक ऐसी बुराई है जिसको धर्मशास्त्र में कहीं समर्थन और सहयोग और सराहना नहीं मिली। वो तो धीरे धीरे विकसित हो गया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्त्री धन की चर्चा है। स्त्री धन का मतलब होता है कि जब विवाह होता है तो लड़कियों को बहुत तरह का उपहार मिलता है। उपहार की जो धनराशि है वो आपकी है। वो गहने हो सकते हैं, कुछ पैसे हो सकते हैं, उस पे आपका नियंत्रण है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उस पे आपका नियंत्रण नहीं है। पिता की संपत्ति में नियंत्रण नहीं है,
वो आपके भाई का, और शादी हो गई तो पति की संपत्ति में भी आपका स्वामित्व नहीं है, वो पति का है। पति आपका ख्याल करेगा, रखेगा, आपकी जरूरतों की पूर्ति करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बात फिर यह है कि देन यू आर अ लकी वुमन इफ यू गॉट अ गुड हस्बैंड who is taking care of you, but every woman is not that much lucky. हो सकता है कि केयर ना करता हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने भाग्य का विधान तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में। फिर यदि दुर्भाग्य से किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके पति की जो पैतृक संपत्ति है उसका स्वामी कौन होगा? उसका बेटा होगा, वो नहीं होगी। और यदि बेटा नहीं है तो कई सारे धर्मशास्त्रियों के बीच में मतभेद है कि क्या होना चाहिए। एक आध प्रोग्रेसिव प्रो वुमन थिंकर हुए हैं, उनका यह कहना है कि यदि बेटा नहीं है तो फिर वो उस स्त्री को जो विधवा हो गई है उसको पति की पैतृक संपत्ति मिल जानी चाहिए, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा। आगे चलकर मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर ने ऐसा कहा। उत्तर भारत में नॉर्मली यही प्रथा प्रचलित भी रही है, लेकिन कई विचारक ऐसे भी थे जो कहते थे कि नहीं, पुत्र नहीं है तो भी पति की पैतृक संपत्ति किसको मिलनी चाहिए? तो पति के परिवार को, कुटुंब को। और पति के परिवार में कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो तब भी उस विधवा को नहीं मिलनी चाहिए। तो किसको मिलनी चाहिए? वो राज्य को। और राज्य विल टेक केयर ऑफ दैट वुमन। उस विधवा का ख्याल कौन करेगा? तो यदि परिवार के लोग हैं तो परिवार के लोग ख्याल करेंगे, और परिवार के लोग नहीं है तो राज्य ख्याल करेगा। नॉर्मली आप बताओ, परिवार के लोग और राज्य ख्याल करने में सक्षम है क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हारा ख्याल तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे पिता भी नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा याद रखना, पिता से ज्यादा प्यार, पिता का मतलब माता पिता, दोनों को एक साथ लेके देखो। मैंने पिता यहां इसलिए बोला क्योंकि पिता को गार्जियन बनाया गया है। पिता से ज्यादा प्यार बहुत कम लोग कर सकते हैं। आप उनकी संतान हो ना, वो आपके शिल्पकार हैं, आपके जनक हैं, तो वो तो बहुत प्यार करेंगे आपको। फिर भी वो भेदभाव करते हैं। भेदभाव वो करते हैं का मतलब क्या है कि एक इंसान हमेशा वही नहीं कर रहा होता है जो उसका मूल भाव है। उसके थॉट्स धर्म ने बनाए हैं, रीतियों ने, रिवाजों ने, परंपराओं ने बनाए हैं, आसपास के सामाजिक प्रचलन ने बनाया है, और व्यक्ति उसके कारागार में जीता है। सामान्यतया इंसान अपनी परंपराओं के कैद में जी रहा है, और इस नाते वो आपके साथ भेदभाव करेंगे। आपने यही पढ़ा होगा और देखा होगा कि बेटा को पढ़ा लिखा के उसका करियर बनाना है, बेटी को बस किसी तरीके से पाल पोस के बड़ा करके शादी कर देना है। आज के डेट में परिवर्तन हो रहा है, वेरी गुड थिंग, लेकिन आपने नॉर्मल एक्सपीरियंस का देखा। आपको खुद के लिए नहीं देखना है ना, यू आर द पोटेंशियल लीडर्स ऑफ आवर सोसाइटी। तुम्हें खुद के लिए नहीं देखना है, तुम्हें एक रिसर्चर की तरह सोचना है, एक स्टूडेंट की तरह सोचना है कि सोसाइटी में तुमने क्या देखा है। सोसाइटी में तुमने यही देखा होगा कि ज्यादातर यही सोचते हैं कि अरे बेटी है, इसको यहां मान सम्मान दो, प्यार दो, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन फिर इसकी तो शादी करनी है। अब बेटा कहा है कि तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि शुरुआती दौर में जब हम लोग छोटे थे तो हम अपनी बहनों से जलते थे, क्योंकि वो भी स्कूल जाती थी मेरे साथ में। तो मतलब मेरी अपनी बहन तो है नहीं, तो चाचा की बेटी वगैरह जो थी वो सब, तो उसमें क्या था कि
उनके बारे में ये माना जाता था कि अरे कितना दिन यहाँ रहेगी, ब्याह दी जाएगी फिर चली जाएगी, जब तक यहाँ है तब तक जाना चाहते जाने दो। मतलब उसके लिए ये नहीं था कि पढ़ने के लिए जा रही है, गांव में है तब ना घूम फिर लेगी कहीं, ससुराल जाएगी थोड़े ना घर से बाहर निकल पाएगी, तो जाने दो। और हम लोगों को तो पढ़ना है, स्कूल जाना है तो उसमें पढ़ाई, टीचर भी हम ही को पूछेंगे, उसको तो पूछेंगे भी नहीं। अच्छा आज भी आई हो? हाँ हाँ, कभी कभी आते रहना। उनके साथ में तो ये लगता है कि विशेषाधिकार एंजॉय करती थी वो। और उसके बाद फिर हम लोगों की पिटाई, और उसके बाद में घर गए तो पढ़ो, और बिजली तो थी नहीं उस समय, लालटेन जलाओ, लालटेन जला के पढ़ाई शुरू। और जो बहन है वो क्या, तो वो तो ऐसे ही मतलब घूम फिर रही है या फिर किचन में काम कर रही है। वो किचन में काम कर रही होती तो काम कर रही होती, लेकिन हम लोग क्या समझ रहे होते, पढ़ने से छुट्टी है उसकी। हम लोग कहते थे भाग्य तो इसका है, हम लोग अनलकी, पढ़ाई करें, पढ़ाई में गलती भी होगी, पिटाई हो। लेकिन धीरे 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 ये बात समझ में आई कि हम तो बेसिकली गढ़े जा रहे थे और उसको गाड़ा जा रहा था। हमको आज किसी से नहीं पूछना पड़ता है कि हम ये करें कि वो करें, बस अपनी आर्थिक क्षमता, इसकी सीमा में कोई बात होगी तो हम जो चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी आर्थिक क्षमता है तब भी वो नहीं कर सकती। उसको कभी पति से पूछना पड़ेगा, कभी बेटा से पूछना पड़ेगा। उसको तो हम ही बोल देंगे कि तुम आ जाओ, देखो ना बेटा बोल रहा है अभी, तो पति बोल रहा है ये, वो तो नहीं कर सकती। सी इज नॉट अ फ्री पर्सन लाइक मी। मैं भी 100% फ्री नहीं हूं, कोई 100% फ्री नहीं होता। मैंने कहा परंपराओं के बंधन में हम सब कैद हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिव लिबर्टी खोजोगे तो मेरे पास बहुत है, उस वक्त बहुत कम है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक कैपेसिटी को कॉन्स्टिट्यूट करने में 3 तरह की भूमिकाएं होती हैं, 3 तरह के रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि आपको स्त्री धन मिल गया, तो स्त्री धन से आप में कितनी क्षमता आ जाएगी। अरे कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में कुछ काम आ जाएगा, आपका गहना कुछ काम आ जाएगा, आपके पास में कुछ पैसे वो काम आ जाएंगे। वो रियल प्रॉपर्टी नहीं है, उससे लंबे समय तक जीवन नहीं जिया जा सकता, बहुत छोटी सी राशि होती है। रियल संपत्ति क्या है? पैतृक संपदा, उसके ऊपर पुरुष का अधिकार है। और तीसरी बात क्या होती है कि कुछ करो, रोजगार हासिल करो, खुद कमाई करो। पैतृक संपदा नहीं भी है तो भी कमाई तो कर ही सकती हो, कमाई कर सकते हो, वेतन प्राप्त हो सकता है, धंधा हो सकता है, उद्योग, व्यापार, इतने पैसे हो सकते हैं कि जितनी पैतृक संपदा से भी संभव नहीं है। लेकिन हम ये देखें कि हमारे समाज में वुमन के लिए क्या ये अवसर मौजूद थे, तो यहां पर स्त्रियां पीछे छूट जाती थी। और तब हम फिर ये देखेंगे कि सार्वजनिक जीवन में उनकी दशा कैसी थी। सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि राजनीति में, प्रशासन में, कला में, साहित्य में, स्थापत्य में, धर्म में, दर्शन में, शिक्षा में उनकी दशा कैसी थी। शिक्षा देने में उनकी दशा कैसी थी, तो वहां भी पिछड़ी हुई है। तो सोसाइटी में लोगों की अवस्थाओं को देखने के कुछ एक मानक है, कुछ कसौटियां हैं। उन कसौटियों के आधार पर तुम स्त्री पुरुष की दशा को देख लोगे ना। अब बताओ, गुप्त काल की दशा हो, चाहे मौर्योत्तर काल की दशा हो, या मौर्य काल की दशा हो, या मुगल काल की दशा हो, उन सब दशाओं के बारे में इतिहास पढ़ने के वक्त में तुमको कुछ कहानियां ही तो पढ़नी पड़ेगी, कुछ फैक्ट्स ही तो पढ़ने पड़ेंगे। कसौटियां तो पहले मालूम हो गई, कसौटी मालूम नहीं तो तुम फैक्ट पढ़ते रहो। क्लियर है? अब तुम कुछ पूछ रहे थे, बोलो। सती प्रथा और जौहर में अंतर, 2 अलग अलग प्रथाएं हैं बेटा। सती में क्या होता है कि
किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो महिला सती हो जाती है। और जौहर में क्या होता है कि ये एक विशेष परिस्थिति होती है कि आपके देश पे हमला हुआ है विदेशी का, दुश्मन जब जीत जाएगा तो वो न सिर्फ आपके राज्य पर नियंत्रण करेगा, राज्य के खजाना पर नियंत्रण करेगा, बल्कि वो महिलाओं को भी संपत्ति की तरह लूटता है। तो इससे आपकी स्मिता, आपकी प्रतिष्ठा, लाज के ऊपर आंच आने वाली है। इससे बचने के लिए महिलाएं सामूहिक रूप से अग्नि कुंड में कूदकर अपना प्राण त्याग देती थी। इसी को जौहर कहते हैं। जौहर शब्द निकला है इससे, पराक्रम से। जौहर दिखाने मतलब पराक्रम होता है, तो एक पराक्रम है वो। पराक्रम का मतलब है कि हमने अपनी लाज बचाने के लिए अंतिम हद तक की पीड़ा सह लिया, लेकिन अपनी लाज हमने किसी के हाथ नहीं लूटने दिया। ये कहानी। तो इसमें मूल बात यह है कि जौहर जो है वो एक महिला नहीं करती है, अनेक महिलाएं करती है। और जौहर करते हुए महिला को यह नहीं मालूम है कि उसका पति जिंदा है कि मर गया। उसके पास सिर्फ एक खबर आई है कि आपकी सेना हार गई है। अब उसका पति यदि जिंदा भी होगा तो क्या उसका पति उसे बचा लेगा? हो सकता है उसका पति उसके कैद में हो सकता है कि उसका पति कहीं भाग गया हो, जान उसकी बच गई हो। लेकिन इन महिलाओं को यह नहीं पता है कि मेरा पति जिंदा है, मर गया, कुछ है, हमारी सेना हार गई है, अब दुश्मन हमारे नगर में प्रवेश करने वाला है, वो हमारे घर तक आने वाला है, वो हमारे साथ में बुरा व्यवहार करने वाला है, इसके पहले ही हम अग्निकुंड में कूद जाते हैं। और इस क्रम में वो पूरा साज श्रृंगार करके धार्मिक रीति रिवाज के तहत कूदती है। ये ऐसा इसलिए भी कराया जाता है क्योंकि आपको करने का एक मनोबल चाहिए ना। बहुत कठिन काम है ना, वो बहुत कठिन काम है, तो मानसिक स्तर तैयार करना पड़ता है। इंसान के मन में बड़ी शक्ति होती है, ठान ले तो कुछ भी कर लेगा, तो कुछ भी कर लेगा के अंतर्गत तुम सोचो कि भगत सिंह फांसी चढ़ गए। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि भगत सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगत सिंह फांसी चढ़ने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार थे। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को जेल से निकालने की योजना बना रहे थे और भगत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, अभी मुझे यहां रहना है, यहां रह के अभी बहुत काम करना है। और फिर अंत में कहते हैं कि मैं अब क्रांतिकारी मात्र नहीं हूं, मैं क्रांति का प्रतीक हो गया हूं और प्रतीकों के मरने से क्रांति को शक्ति मिलती है, तो मैं मर के शहादत देकर शक्ति बनाना चाहता हूं क्रांति की। मन में ठान लिया तो ये सब हो गया। इंसान मन में ठान ले तो भगत सिंह 64 दिन तक का भूख हड़ताल किए, कितनी बड़ी बात है। हमारे देश में आज के डेट में सबसे बड़े योग गुरु बाबा रामदेव 3 दिन बैठे थे अनशन में, पता चला उसके बाद उनको आयुर्वेद छोड़ के एलोपैथिक हॉस्पिटल भर्ती होना पड़ा था। 2013-14 की कहानी है ये, 12-13 की। आयुर्वेद के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आज के डेट में इंडिया में है, योग के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया में, और 3 दिन के अंदर ही उनकी दशा इतनी बिगड़ गई कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। भगत सिंह 64 दिन और भी जेल में, अंग्रेजों की प्रताड़ना सहते हुए कैसे सरवाइव किए। अल्लूरी सीताराम राजू भी तो सब शहीद हो गए थे। तो सोचो कि कितनी आंतरिक शक्ति उस व्यक्ति में डेवलप हो गई होगी। कहते हैं ना, मन यदि आपका मजबूत हो गया ना, आप कुछ भी कर लेते। क्या बोले?
हाँ हाँ, कहने का मतलब ये है कि वेट बहुत ज्यादा बढ़ना घटना तो अलग चीज है। नॉर्मली एक बात होती है कि तुम यदि बैठे रहोगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम्हारा वेट बढ़ सकता है। लेकिन एक दूसरी बात ये होती है कि इंसान यदि डर जाएगा, घबरा जाएगा, बीमार पड़ जाएगा तो उसका वेट गिर जाएगा। खुशी के मारे वेट नहीं बढ़ जाता है। इंसान खुश होगा तो वेट बढ़ जाएगा क्या? इंपॉर्टेंट बात यह समझो कि भगत सिंह को जब ये खबर है कि फांसी होने वाली है तो डरे हुए नहीं है। फांसी को लेकर वो बहुत रोमांचित नहीं कि वाओ आई विल एंजॉय, आई विल बी हैंग्ड। ये कोई रोमांच की बात है क्या? वो रोमांचित नहीं है कि फांसी होने वाली है, वो डरे हुए नहीं है कि फांसी होने वाली है, बेफिक्र है उसको लेकर। और बेफिक्र है इसलिए क्योंकि उनको ये लग रहा है कि एक अच्छा काम है, क्योंकि हम चाहते हैं आजादी। आजादी आएगी क्रांति के रास्ते, और मेरी शहादत क्रांति को मजबूत करेगी। अपने दिमाग को उन्होंने बढ़िया से समझा दिया है और उनका दिमाग उस जगह पे जाकर स्थिर हो गया है कि मेरी शहादत देश के लिए जरूरी है। और इसलिए वो आप कहिएगा ना, स्थित प्रज्ञ की अवस्था हो गई है उनकी। न सुख में बावले होंगे और न दुख में बेचैन, वो वाली स्थिति हो गई। अब बाकी जो वजन बढ़ने की बात है वो यही है कि भाई आप बहुत एक्टिविटीज नहीं है तो वजन बढ़ जाता है। बीमार नहीं पड़े थे तो घटा नहीं था, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो मतलब बेटर वी शुड रीड हिस्ट्री इन अ सीरियस मोड। तो मैंने आपको ये बात समझाया कि वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था में थे। तो खैर, तुमको बात समझ में आ गई ना, सती और जौहर के बीच की बात? क्या बोले? केसरिया क्या? हाँ, वो तो साफा बांध के करती है ना। हाँ, वो तो समझ गए, वो तो है ही। हाँ बेटा, देखो इस बात को समझो कि अभी मैं तुमको एक काल और दूसरे काल और तीसरे काल के इतिहास के बारे में बताऊंगा तो दिक्कत आएगी। मैं आपको हिस्ट्री के अलग अलग कालखंडों का इतिहास नहीं बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं कि सोसाइटी को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। अपने टारगेट को क्लियर रखो। मेरा अभी के डेट में टारगेट ये था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि इफ यू वांट टू रीड अबाउट द कंडीशन और द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन अ सोसाइटी तो तुमको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने चाहिए, उस पे ही फोकस करो। उस पे फोकस करने के क्रम में समझाते हुए मैंने कुछ कुछ उदाहरण दिया। उन उदाहरणों के अंदर के इतिहास की ओर अभी मत जाओ, क्योंकि वो तो टॉपिक की पढ़ाई के दौरान ही हो सकता है ना। समझ गए? यदि तुमने ये समझ लिया कि महिला की दशा को पढ़ते हुए किन बातों को पढ़ना होता है, तो 7-8 जगह पर, मैंने 7-8 अध्यायों में महिला की दशा पढ़ना है, वहां आपको सहूलियत हो जाएगी। वैदिक काल में महिला की दशा, या मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में महिला की दशा, राजपूत काल में महिला की दशा, सल्तनत काल में, मुगल काल में महिला की दशा, 19वीं शताब्दी में समाज सुधार में महिला की दशा। समझ गए? भारतीय संविधान सभा में या भारतीय संविधान में महिला की दशा। अब बताओ और कौन सा टॉपिक शुरू करें? एडमिनिस्ट्रेशन? तुम क्या बोल रहे थे? कल्चर? बहुमत तय कर ले, क्या शुरू कर दो? एडमिनिस्ट्रेशन। कितने लोगों को चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है उसको बताऊं? और कल्चर? ऐसे बाकी आपका जो मन हो वो करो। अरे कुछ तो उन लोग का भी मानना होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं।
मतलब तुम एकदम ठान लिए हो कि तुमको कल्चर ही पहले पढ़ना है। किसको किसको कल्चर पढ़ना है पहले बता दो, फिर से हाथ उठा दो। तुम तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन बोली थी जी, तुम। हाँ, पिछले बार एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ उठाई थी ना, तो इस बार कल्चर में उठा दी। पहली बार में कल्चर उठाई थी। अच्छा, तुम किस में हाथ उठाए थे? अच्छा, दोनों में हो। दोनों बता दूंगा। तो चलो संस्कृति ही कर देते हैं, थोड़ा बड़ा भी संस्कृति कर देते हैं, बड़ा है।